स्टूडेंट्स, अपने जो वेटनरी के 10 सब्जेक्ट्स हैं उसमें अगर सबसे इंटरेस्टिंग, स्कोरिंग और छोटा सब्जेक्ट जो है वो है जेनेटिक्स। अपन से गलती क्या होती है, अपन सब्जेक्ट के प्रति ध्यान नहीं देते हैं। इस सब्जेक्ट का क्या नाम है? एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। वो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग मतलब पशुओं से संबंधित प्रजनन, पशुओं का चयन, पशुओं का जेनेटिक्स, पशुओं की आनुवंशिकता। ये अपने कोर्स में हम लोग क्या करते हैं, पूरी जेनेटिक्स पढ़ लेते हैं। पूरी जेनेटिक्स बहुत वाइड है, बहुत लंबी है, बहुत एक्सपेंसिव है। इतनी जेनेटिक्स अपने कोर्स में नहीं, अपने को सिर्फ एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग पे अपन को फोकस करना है। 8 क्वेश्चन आते हैं, छोटा सब्जेक्ट है। इसको हम ऐसा तैयार करते हैं जिससे कि अपने एग्जाम्स में अपन जो चाहते हैं वो अपन को सारे क्वेश्चंस मिले। उसका जो तरीका है कि हर टॉपिक को, जो भी अपना टॉपिक है उसको ध्यान से ब्रीफली, आपकी ज्यादा लेंथी कोर्स में ब्रीफली पढ़ा जाए। मैं आपको आज सिर्फ ये स्पष्ट करूंगा कौन से जेनेटिक्स के चैप्टर है आपके इंपॉर्टेंट और कौन से ब्रीडिंग के हैं और उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इस कड़ी में सबसे पहले मैं आपको जेनेटिक्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैं जेनेटिक्स के बारे में बताऊंगा। जेनेटिक्स में जैसे आपके सबसे पहले मेंडल्स लॉ, मेंडल के नियम। अब मेंडल के नियम में सब कुछ, मेंडल की हिस्ट्री आती है, मेंडल का वर्क आता है जो कि उसने मटर के पौधे पे किया। मेंडल की हिस्ट्री, मेंडल का वर्क और मेंडल ने जो प्रयोग किए, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड, एक संकर क्रॉस और डाईहाइब्रिड, द्विसंकर क्रॉस। तो मेंडल, जैसा आप जानते हैं, मेंडल ने एक संकर क्रॉस किया, द्विसंकर क्रॉस किया, मटर का पौधा लिया। क्यों मटर का पौधा लिया, क्या फायदा हुआ, कितने गुणों पर अध्ययन किया, 7 गुणों पर अध्ययन किया। एक संकर क्रॉस किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, तो 3:1 का रेशियो प्राप्त हुआ। डाईहाइब्रिड क्रॉस किया, 9:3:1 का रेशियो प्राप्त। ये सभी मेंडल ने अपने जो भी अनुवांशिक प्रयोग किए और 3 नियम निकाले, जैसे आप सभी जानते हैं, जिसको फिर बाद में डिटेल पढ़ेंगे। प्रभावित का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपयूहन का नियम। तो पृथक्करण का नियम और प्रभाविता का नियम ये उसने मोनोहाइब्रिड पे किया और स्वतंत्र अपयूहन का उसने डाईहाइब्रिड किया। तो एग्जाम में पूछ लेते हैं कि एक संकर क्रॉस में मेंडल ने कौन से नियम प्रतिपादित किए, तो वो 2 है, पृथक्करण का नियम और प्रभाविता का नियम। द्विसंकर क्रॉस में मेंडल ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया, तो वो है आपके डाईहाइब्रिड रेशो पे स्वतंत्र अपयूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये जो मेंडल के नियम है ये आपके कोर्स में है। मटर पे काम किया वो कोर्स में, और मेंडल की हिस्ट्री, मेंडल ने कब काम किया, मेंडल कहाँ पे जॉब करता था, मेंडल क्यों फेल हुआ, मेंडल के प्रयोग वापस किसने, कौन कौन वैज्ञानिकों ने वापस प्रतिपादित किए, ये सभी आपके जेनेटिक्स का पहला चैप्टर जो है मेंडल का, उसमें कोर्स। इसके बाद जो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है आपका जीन, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए। जीन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, डीएनए का मॉडल किसने दिया, डीएनए के अंदर
शुगर ग्रुप्स कौन से होते हैं, डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस कौन से होते हैं, डीएनए में फास्फोरस ग्रुप लगता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड ये सब इसमें कवर हो जाते हैं। तो जीन, क्रोमोसोम, आरएनए, डीएनए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से आपके एक दो क्वेश्चन आते हैं। वॉटसन क्रिक का मॉडल आता है डीएनए का, वॉटसन क्रिक ने मॉडल में कब दिया, यूरेसिल की जगह थाइमिन आता है आरएनए के अंदर। और इस डीएनए से रिलेटेड बाद में जो टॉपिक आता है वो है अपना म्यूटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, उत्परिवर्तन। म्यूटेशन या उत्परिवर्तन जो कि डीएनए आरएनए से एक रिलेटेड टॉपिक है। ये जो मेंडल के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका है जीन, क्रोमोसोम, आरएनए, डीएनए एंड म्यूटेशन। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, आपको पता होना चाहिए म्यूटेशन क्या है। डीएनए आरएनए में अचानक होने वाला परिवर्तन, जो भी ऑल ऑफ सडन अचानक परिवर्तन डीएनए आरएनए के अंदर होता है वो म्यूटेशन कहलाता है। तो म्यूटेशन कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, कई बार पूछते, सिंपल पूछ देता, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, आरएनए की फुल फॉर्म क्या है, क्रोमोसोम के नंबर गाय में कितने हैं, भेड़ में कितने हैं, कुत्ते में कितने हैं, क्रोमोसोम के एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो एक क्वेश्चन क्रोमोसोम पे, एक क्वेश्चन डीएनए पे 100% आता है। तो अपन को, मैंने आपको क्या बताया, आपको जेनेटिक्स नहीं पढ़नी है, आपको पढ़नी है एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, पशुओं की ब्रीडिंग और पशुओं की जेनेटिक्स पढ़नी है आपको। अपन को टोटल जेनेटिक्स नहीं पढ़नी है। टोटल जेनेटिक्स तो अगर आप पढ़ो तो एक छोटे से टॉपिक में पीएचडी कर लेते हैं लोग, हजार पन्नों की किताब है, 2-2 हजार पन्ने जेनेटिक्स में लिख सकते हैं लोग। परंतु अपना क्या कोर्स है, एनिमल जेनेटिक्स और ब्रीडिंग, पशुओं का जेनेटिक्स और पशुओं का ब्रीडिंग, अपन को उसी पे फोकस करना है। इसी क्रम में जब जेनेटिक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक जिसमें क्वेश्चन आता है वह आपका सब जानते हैं, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज को अपन बोलते हैं सहलग्नता। सहलग्नता मतलब दो ऐसे जीन जो एक दूसरे के सहपाठी होते हैं, दोस्त होते हैं, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक साथ चले जाते हैं, उसको अपन बोलते हैं सहलग्नता। जब दो जीन, दो कैरेक्टर, दो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक साथ जाने की चेष्टा रखते हैं, एक साथ जाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसको अपन सहलग्नता बोलते हैं। दूसरा होता है आपके क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जो है वो वेरिएशन के लिए। आज अगर सिर्फ सहलग्नता हो, सब एक जैसे दिखेंगे ना, हर आदमी डिफरेंट है, हर पशु डिफरेंट है, हर डॉग, हर गाय, हर भैंस एक दूसरे से अपन दो साथ में आती है, अपन कुछ ना कुछ में फर्क बता देते हैं, वो ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर है। तो डीएनए, जीन, क्रोमोसोम, म्यूटेशन के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका सहलग्नता है और क्रॉसिंग ओवर है। इसमें ये पूछते हैं कि सहलग्नता कहाँ होती है, कहाँ होती है, दो पास पास वाले जीन्स में होती है। सहलग्नता जो है उसकी क्या खासियत है, तापक्रम से कम हो जाती है, एज बढ़ने के साथ बढ़ जाती है, ये सारे पूछते हैं। क्रॉसिंग ओवर क्या है, जो दूर वाले जीन्स होते हैं उनमें आपस में क्रॉसिंग ओवर होता है। इसके क्या फायदे हैं, वेरिएशन आता है। इसका क्या नुकसान है कि भाई जो एक जैसे सिमिलरिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसके फायदे, इसके नुकसान, इसके कौन से कारक इनको प्रभावित करते हैं, उन पे एक क्वेश्चन अपने जरूर आता है। छोटा सा टॉपिक है पर क्वेश्चन वाला टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद ये आपको मैंने कुछ टॉपिक्स जो बताए अभी वो जेनेटिक्स के हैं। मेंडल के नियम, डीएनए, आरएनए, जीन्स, क्रोमोसोम, म्यूटेशन, क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज, ये सारे टॉपिक्स जो जेनेटिक्स के हैं और पशुओं की जेनेटिक्स से रिलेटेड हैं। इनमें से एक एक क्वेश्चन आपके आता है। 5-6 क्वेश्चन आपके जेनेटिक्स के आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आपके एनिमल ब्रीडिंग के आते हैं, पशु प्रजनन के आते हैं। तो एनिमल ब्रीडिंग में आपको 3 टॉपिक कवर करने होते हैं, जिसमें पहला है प्रजनन या ब्रीडिंग। ब्रीडिंग इसको अपन बोलते हैं प्रजनन।
वह प्रक्रिया जिससे नई पीढ़ी का निर्माण होता है, इसको अपन मेटिंग भी बोलते हैं और ब्रीडिंग भी बोलते हैं। वह प्रक्रिया जिससे नई पीढ़ी का, नई जनरेशन का निर्माण होता है, उसे अपन ब्रीडिंग, प्रजनन या मेटिंग कहते हैं। और आप सभी जानते हैं दो प्रकार का होता है, इन ब्रीडिंग, अंतः प्रजनन। आउट ब्रीडिंग, बाह्य प्रजनन। प्रजनन जो भी है आपका, ब्रीडिंग है या मेटिंग है, दो प्रकार का होता है, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग का मतलब हिंदी में अंतः प्रजनन और आउट ब्रीडिंग का मतलब बाह्य प्रजनन। अब सिर्फ एक ही फर्क है इन दोनों में, वो आपको ध्यान रखना है। बेसिक फर्क क्या है, यह हमेशा एक नस्ल के अंदर होता है, पहला। दूसरा, रिलेटिव्स के मध्य होता है, जानवरों में रिश्तेदारों के मध्य होता है। वह मेटिंग, वह प्रजनन, वह ब्रीडिंग जो कि एक ही नस्ल में रिश्तेदारों के मध्य हो, एक ही नस्ल के रिश्तेदारों के मध्य हो, उसे अपन इन ब्रीडिंग कहते हैं। अब जानवर रिश्तेदार कुछ भी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, बाप बेटी हो सकते हैं, मदर एंड सन हो सकते हैं, क्लोज रिलेटिव। इन ब्रीडिंग पशुओं में होता है। और यही आउट ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग का बेसिक फर्क यही है, ये हमेशा एक ही नस्ल में रिश्तेदारों के मध्य होता है। ये जो है, यह आउट ब्रीडिंग जो है, ये हमेशा रिश्तेदारों के मध्य नहीं होता। तो एक ही फर्क आपको ध्यान रखना है, इनब्रीडिंग क्या है, वह मेटिंग, वह प्रजनन जो रिलेटिव्स के मध्य होता है। आउटब्रीडिंग क्या है, वह मेटिंग, वह ब्रीडिंग जो कि रिलेटिव्स के मध्य नहीं होता। अब इनकी डिटेल जो है, क्या से होगा, कैसे होगा, कौन कौन से तरीके हैं, कौन सी विधियां हैं, ब्रीडिंग की कौन सी विधियां है, आउटब्रीडिंग की कौन सी विधियां हैं, किसके फायदे हैं, किसके नुकसान है, क्यों करते हैं, ये अपन सारा अपन डिटेल करेंगे। उसके बाद जो ब्रीडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस एक क्वेश्चन तो इसमें 100% इसमें से आएगा, एक क्वेश्चन 100% आता है आपके चयन में से, सिलेक्शन, चयन, पशु का चयन करना। अब अपन गलती क्या करते हैं, आप लोग क्या गलती करते हो, आप चयन का मतलब क्या समझते हो, सब एक गाय चुन के लानी है अपने घर में बांधने के लिए, दूध दूहने के लिए? नहीं, चयन का मतलब यह है हमें उस पशु का चयन करना है जो कि आने वाली पीढ़ियों का निर्माण करेगा। उस पशु का चयन करना है जो आने वाली पीढ़ियों का निर्माण करेगा, ना कि उस पशु का चयन करना है जो अपने घर में बांध के दूध निकालना है। नो, गाय लानी है चयन करके, ऐसी लानी है कि जिसकी पीढ़ी अपने को फायदा दे। अगर गाय का दूध 12 किलो है, उसकी बच्ची का दूध 14 किलो आना चाहिए। हमको मेल का चयन करना है, ऐसा सांड, ऐसा बुल जिसकी होने वाली बच्चियां बहुत अच्छा प्रोडक्शन दें, क्योंकि अल्टीमेटली पशुपालन का एम क्या है, प्रोडक्शन को बढ़ाना। पशुपालन का एम क्या है, उत्पादन बढ़ाना। हमने एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जो कि उत्पादन से रिलेटेड होते हैं। पशु क्या खाएगा, क्या खिलाओगे, दूध बढ़ेगा। कैसे बीमारियां रोकोगे ताकि दूध की कमी नहीं हो, कैसे उसका जेनेटिक्स, कैसे उसकी ब्रीडिंग करोगे, कैसे उसका चयन करोगे ताकि मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो। तो चयन जो है वो पीढ़ी का निर्माण है। चयन का मतलब यह है उस पशु को चयन करना है जो कि हमको आने वाली भावी जनरेशन या भावी पीढ़ियां देगा। वो मेल और फीमेल कुछ भी हो सकता है, वो मेल का चयन भी हो सकता है, वो फीमेल का चयन भी हो सकता है। अब चयन के जो है वो 4-5 तरीके हैं। मास सिलेक्शन करते हैं, इसको अपन व्यक्तिगत चयन भी कहते हैं, इंडिविजुअल चयन। गए आप, जाके गाय आपने देखी, बाई लक्षणों के आधार पर लेके आ गए। अब वो खोटा भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। वो गाय सही भी निकल सकती है,
और वो गलत भी नहीं कर सकती है, पर वो एक मास सिलेक्शन है, इंडिविजुअल सिलेक्शन। आपके पास कुछ रिकॉर्ड है नहीं, आपको चयन करके लानी है, आप उसकी कद काठी, उसके गुण और उसके लक्षण देख के आप ले आते हैं, उसको अपन कहते हैं मास सिलेक्शन या इंडिविजुअल सिलेक्शन। दूसरा होता है इसके अंदर सिप सिलेक्शन। सिप का मतलब होता है एस का मतलब सिस्टर, बी का मतलब ब्रदर। तो वो सिलेक्शन जो कि भाई बहनों के आधार पर होता है उसे अपन सिप सिलेक्शन कहते हैं, जो कि भाई बहनों के आधार पर होता है। इसमें हाफ सिप भी होता है, इसमें फुल सिप भी होता है। हाफ सिप सिलेक्शन, फुल सिप सिलेक्शन। हाफ का मतलब सौतेला भाई बहनों, फुल का मतलब सगे भाई बहन। तो जो सिप सिलेक्शन होता है वो भाई बहनों के आधार पर होता है, उसमें हाफ भी हो सकता है, फुल भी हो सकता है। और इसके अंदर तीसरा होता है पेडिग्री, वंशावली। वंशावली सिलेक्शन जो है ये भी एक अच्छा तरीका है, परंतु ये समय खाता है, क्योंकि अपन को 8 से 10 पीढ़ियां देखनी पड़ती है, कम से कम 4 पीढ़ी देखनी पड़ती है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे को उस गाय का, उस एनिमल का, उस पशु का वंशावली नहीं मिल पाती। गांव में तो बहुत डिफिकल्ट है, शहरों में भी डिफिकल्ट है। कई अच्छे फॉर्म्स है, एग्रीकल्चर फॉर्म्स है, डेयरी फॉर्म्स है, वहां पर फिर भी अपन को वंशावली मिल जाती है, परंतु इन जनरल अपन को वंशावली नहीं मिलती। इस क्रम में जो लास्ट जो सिलेक्शन है वो है प्रोजेनिक टेस्ट। प्रोजेनिक का मतलब औलाद, बच्चा। जब कोई सिलेक्शन बच्चों की परफॉर्मेंस के आधार पर हो उसे अपन प्रोजेनी टेस्टिंग कहते हैं। यह भी सिलेक्शन का सबसे अच्छा तरीका है। इसमें एक्यूरेसी आती है, इसमें जो हम प्राप्त करना चाहते हैं करेक्टर्स वो हमें मिल जाते हैं, और ये हमेशा मेल का होता है। और जो प्रोजेनी टेस्टिंग के दौरान जो मेल सफल होता है उसे अपन प्रूवन बुल कहते हैं। आज जो आप यही कर रहे हो, जो भी स्ट्राज आ रही है सीमन की, उसमें भी प्रोजेनी टेस्टेड बुल है, वो अच्छे बुल है, उनकी स्ट्रॉ जो है वो आपको फील्ड में मिलती है, दी जा रही है, ताकि अच्छी प्रोजेनी, अच्छे बच्चियां, दूध देने वाली गायें पैदा हो, ऑफस्प्रिंग अच्छे पैदा हो। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ सिलेक्शन के बारे में बताया। और इसमें लास्ट जो है वो है ब्रीडिंग पॉलिसी। भाई अपनी ब्रीडिंग पॉलिसी क्या है, उसके ऊपर एक टॉपिक है। ब्रीडिंग पॉलिसी क्या है राजस्थान की, कैसे दूध उत्पादन करेंगे, देसी नस्ल संरक्षण कैसे करेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग किस किस की कराएंगे, क्रॉस ब्रीडिंग के लिए कैटल कौन सी है, क्रॉस ब्रीडिंग के लिए भैंसें कौन सी है, नस्लें कौन सी, अच्छी नस्लें कौन सी है, उनके सब के बारे में अपन ब्रीडिंग पॉलिसी में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये एक मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है कि आपको जेनेटिक्स और ब्रीडिंग में कैसे पढ़ना है, क्या करना है, किस हिसाब से एग्जाम की तैयारी करनी है। छोटा सब्जेक्ट है, अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसको अगर वाइड किया जाए, अगर वाइड पढ़ लिया डिटेल्ड में, तो फिर इसमें काफ़ी चूक होती है, काफ़ी गलतियाँ हो सकती हैं। थैंक यू।